दोस्तों जय हिंद। मैं हूं रवि शुक्ला और आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यू भारत। द न्यू भारत की तरफ से हम उम्मीद करते हैं आप जहां भी हैं स्वस्थ हैं, मस्त हैं और व्यस्त हैं। हम आज से लेकर के 31 जुलाई तक मुंशी प्रेमचंद जयंती विशेष व्याख्यान और चर्चा का आयोजन कर रहे हैं। यकीनन प्रेमचंद जी को पढ़ना कौन नहीं पसंद करता। दलित, स्त्री, मजदूर, किसान, ऋणग्रस्तता, रिश्वतखोरी, विधवाएं, बेमेल विवाह, धार्मिक पाखंड, मानव मूल्यों की दरकन, जनरेशन गैप, ग्रामीण जीवन की सहजता, ये तमाम वो विषय जो कि मुंशी प्रेमचंद के साहित्य में समाहित है। जब आप विद्यालय में होते हैं तो बड़े भाई साहब कहानी कक्षा 10वीं की सीबीएसई की आपको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो गबन और गोदान आपको अपने से जोड़ लेते हैं। कई ऐसी कहानी और किस्सों में आप अपने आसपास के समाज को देखते हैं, इसलिए उनकी प्रासंगिकता पर क्या सवाल उठना लाजिम नहीं है। और इसीलिए आज की इस चर्चा में हमारे साथ दो ऐसे महत्वपूर्ण मेहमान हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी को लेकर उनकी प्रासंगिकता और शिक्षा में मुंशी प्रेमचंद के स्थान पर बात करेंगे। आइए पैनल खोलते हैं और आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी और प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी। आप दोनों का द न्यू भारत के इस पटल पर स्वागत है। मैं आप दोनों जी सर, मैं आप दोनों का संक्षिप्त परिचय यकीनन दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी जो प्रख्यात शिक्षाविद हैं, देश का सम्मानित जो राष्ट्रपति जी के हस्ते पुरस्कार प्राप्त होता है डॉक्टर बीसी रॉय राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त है। आप देश की भिन्न मेडिकल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों के मुख्य सलाहकार, कुलपति, अन्य पदों पर कार्य कर चुके हैं। कई ऐसी नामित मेडिकल यूनिवर्सिटीज हैं जिनके बाईलॉज लिखने का, जिन्हें एक संस्थापक के रूप में इनिशिएट करने का बहुत सारा कार्य आपने किया है। मुख्य सलाहकार हैं आप माननीय कुलाधिपति कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस कराड़ के। साथ ही अन्य कई पदों पर आपने जिम्मेदारी निभाई है, लेकिन महत्वपूर्ण कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एकेडमिक के आप चेयरमैन रहे हैं। इस पटल पर आज आपका स्वागत करने का सौभाग्य द न्यू भारत के इस परिवार को प्राप्त हो रहा है। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी हैं। यदि प्रेमचंद जी की बात की जाए तो प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी और द न्यू भारत का यह संबंध प्रेमचंद जी की जयंती पर ही शुरू हुआ था 2021 में, और तब से लेकर आज तक प्रोफेसर जितेंद्र जी देश के अन्य पटलों के साथ साथ द न्यू भारत के साथ जुड़े हैं। यदि प्रमुख 5 कवि और आलोचकों का नाम साहित्य अकादमी की ओर से, देश के वरिष्ठ अखबारों की ओर से, देश के प्रमुख पटलों की ओर से निकाला जाए तो उसमें प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आप कवि व आलोचक हैं, साथ ही निदेशक हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रभाग के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली के। देश के प्रमुख कवि और आलोचक का इस पटल पर प्रेमचंद जी पर बोलने के लिए उपस्थित होना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद। धन्यवाद रवि जी। साथ में हमारे साथ जो ऑनलाइन दर्शक अभी जुड़े हैं, जो बाद में इस कार्यक्रम को देखेंगे, यकीनन उनका भी हम अभी से स्वागत करते हैं। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मुंशी प्रेमचंद हर किसी के लिए, चाहे वो गोदान के गोबर से जुड़े हों, पंडित माता दीन के रूप में जुड़े हुए हों, उनकी कफन की कहानी के रूप में जुड़े हुए हों, स्त्री शोषण की बात हो, पेट की आग को शांत करने की बात हो, कई ऐसे विषय हैं जिसको छूने के लिए लोग डरते हैं। आज भी प्रेमचंद जी का वह साहित्य, मुंशी प्रेमचंद का वह साहित्य हमें पढ़ने का बार बार मन करता है। और कई ऐसे साहित्य की प्रेरणाएं हैं जो समाज को उनसे जोड़ती नहीं है बल्कि उन पर प्रश्न भी उठाती हैं। तो आइए आज के इस सत्र के पहले सत्र में हम प्रवेश करते हुए सादर आमंत्रित करते हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी को, जिनके साथ हम ये समझना चाहेंगे कि मुंशी प्रेमचंद जी की प्रासंगिकता इस विकासशील भारत के भीतर कितनी है। क्योंकि जब आप विकास की ओर बढ़ रहे होते हैं तो मुंशी प्रेमचंद ने जो विषय वस्तु उठाई है, जो प्रश्न उठाए थे, जिन समस्याओं पर बात की थी, यकीनन पिछले 10, 20, 50 वर्षों में उसे समाप्त हो जाना चाहिए था, उन पर कार्य होना चाहिए था।
लेकिन कहीं ना कहीं जो हम हमेशा कहते हैं, साहित्य मनोरंजन तक सीमित रह गया, पढ़ा गया और अलमारी में कैद कर दिया गया, उस पर काम नहीं हुआ। और यदि काम होता तो परिणाम दिखाई देते। तो इस विकासशील भारत में आखिर क्यों मुंशी प्रेमचंद का साहित्य प्रासंगिक हो जाता है? मुंशी प्रेमचंद जयंती विशेष 4 दिनों की इस व्याख्यान माला में पहला सत्र शुरू करेंगे प्रोफेसर जितेंद्र जी के साथ। सर, स्वागत है। हाँ, धन्यवाद रवि जी। और इससे सुखद क्या हो सकता है कि आज हम लोग प्रेमचंद पे बात कर रहे हैं और साथ में आदरणीय वेद प्रकाश मिश्र जी भी हैं, और जो लोग जुड़े हुए हैं वे लोग भी हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। हम लोगों को याद करना ही चाहिए प्रेमचंद जी को। इसलिए भी याद करना चाहिए कि जो राष्ट्र अपने साहित्य और अपनी संस्कृति से दूर हो जाता है, जाहिर है कि उसका विकास भी अवरुद्ध हो जाता है। साहित्य और संस्कृति के साथ गहरा जुड़ाव होना ही चाहिए, हम सबका होना चाहिए। और हम लोग इस अर्थ में बहुत संपन्न लोग हैं कि हिंदी में और सभी भारतीय भाषाओं में महान साहित्य उपलब्ध है, जो हमारे लिए प्रेरणा भी है और मार्गदर्शक भी है। प्रेमचंद का साहित्य भी ऐसा ही है। औपनिवेशिक कालखंड में जब हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे, अंग्रेजों की पराधीनता में थे, उस दौर में प्रेमचंद ने लिखना शुरू किया। लेकिन प्रेमचंद का जो लेखन था वह सिर्फ अंग्रेजों को हटाने भर का लेखन नहीं था। ऐसा नहीं था कि सिर्फ उपनिवेशवाद चला जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रचनाकार, इसीलिए हर रचनाकार कालजयी नहीं होता है। कालजयी वही रचनाकार हो पाता है जो आने वाले समय की आहट को भी पहचान लेता है, आने वाले समय की भी पहचान कर लेता है। तो प्रेमचंद के सामने यह बहुत स्पष्ट था कि अंग्रेज चले जाएंगे, यह तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद का भारत कैसा होगा? उसके बाद जो राष्ट्र का विकास है वो कैसे होगा? किसानों की स्थिति क्या होगी? स्त्रियों की स्थिति क्या होगी? जो तमाम तरह की वंचनाएं हैं देश में, गरीबी है, अशिक्षा है, उसका क्या होगा? और एक विकासशील राष्ट्र के लिए ये सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, आज भी महत्वपूर्ण हैं। 75 वर्षों में हम लोग बहुत आगे आए हैं, हम लोगों ने बहुत तरक्की की है, बहुत सारी बाधाओं को हम लोगों ने पार किया है। लेकिन यह भी सच है कि प्रेमचंद जैसे बड़े रचनाकारों के कुछ स्वप्न अब भी अधूरे हैं। अब भी स्त्री शिक्षा का जो स्तर होना चाहिए वो नहीं है। बेटियां हर दिशा में बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आज ही एक बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक में पदक जीता है भारत के लिए, एक बड़ी घटना है ये। तो स्त्री शिक्षा के स्तर पर जो काम होना चाहिए था बहुत हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन अभी होना बाकी है। इसी तरह से किसानों को लेकर जितना काम होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, उसमें अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। किसान पुत्रों को कैसे आगे लाया जाए, पुत्रियों को कैसे आगे लाया जाए, उनके बच्चों को, संततियों को कैसे आगे लाया जाए, इस पर सोचा जाना अभी जरूरी भी है और काम होना बाकी है। बहुत सारे जो क्षेत्रवाद जैसी चीज है, जिसको हम पूरे राष्ट्र में बीच बीच में महसूस करते रहते हैं। हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे तो हमारा राष्ट्रवाद बहुत मजबूत था, हम एकजुट थे उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक। फिर हमें उन कारणों की पड़ताल करनी ही चाहिए कि 75 वर्षों में क्या हुआ कि क्षेत्रवाद इस तरह हावी हो गया कि राज्य अपने लिए नियम निकालने लग रहे हैं कि 100% नौकरियां हमारी होंगी। अगर यह राष्ट्र सबका है तो सबको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने के लिए, रहने के लिए, नौकरी करने के लिए सबकी छूट होनी चाहिए। प्रेमचंद के लेखन में ये चीज है, आपको दिखाई देगा। अगर आप प्रेमचंद को पढ़ेंगे तो वहां दिखाई देगी चीज। मुंबई किसी खास की, दिल्ली किसी खास की, बेंगलोर किसी खास का, हैदराबाद किसी खास का, फिर कैसे होगी बात? ये तो सबका है ना। इस महान देश में जो भी पैदा हुआ, धरती का हर कोना, मतलब भारत की जो धरती है उसका हर कोना उसके लिए अपना होना चाहिए। वहां क्षेत्रवाद जैसी किसी चीज को काम नहीं करना चाहिए। और विकासशील राष्ट्र में तो यह बड़ी बाधा है, क्षेत्रवाद।
क्योंकि देखिए क्या है ना, एक बड़े गीतकार थे रमानाथ अवस्थी, आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने सुना है, उन्हें नहीं सुना है। मंचों पर जाया करते थे, बड़े गीतकार थे। उनका एक बड़ा मशहूर गीत था कि धरती तो बंट जाएगी, नील गगन का क्या होगा, हम यूं ही बिछड़े फिर महामिलन का क्या होगा। कुल इस ढंग की ही कविता थी। ये जो क्षेत्रवाद है, अंततः वह हमारी जो राष्ट्रीय पहचान है, हमारा जो वास्तविक राष्ट्रवाद है, उसको खंडित करता है, उसको कहीं ना कहीं तोड़ता है। तो प्रेमचंद जिस राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे थे, याद रखिए कि प्रेमचंद के समय में नेशनलिज्म के लिए राष्ट्रीयता शब्द चलता था, जो बाद में नेशनलिटी हो गया, नेशनलिटी के अर्थ में अनुदित हो गया। लेकिन प्रेमचंद के पूरे लेखन में राष्ट्रवाद के लिए अगर आप शब्द ढूंढने जाएंगे तो राष्ट्रीयता शब्द है। वही उसी शब्द से काम चलाते हैं प्रेमचंद, और बार बार कहते हैं कि हम एक ऐसी राष्ट्रीयता का स्वप्न देख रहे हैं। वो बताते हैं जहां लब्बो लुबाब वो ये कहना चाहते हैं कि किसी कोई एक जात, मतलब अलग अलग जातियां नहीं होंगी, ब्राह्मण, दलित, कायस, क्षत्रिय। उनका कहना है कि ये सब भारतवासी होंगे, यानी कि एक एक अगर कोई जाति बन सकती है तो वो भारतवासी की जात बन सकती है। प्रेमचंद का लेख है। प्रेमचंद अपने लेख में कहते हैं, देखिए कितनी बड़ी बात उस आजादी की लड़ाई के दौर में प्रेमचंद निकालते हैं कि हमारी आइडेंटिटी जो है वो भारतवासी की होनी चाहिए, न कि जो छोटी छोटी आइडेंटिटी लेकर हम लोग लड़ते रहते हैं। और जाहिर है कि उसी से क्षेत्रवाद पैदा होता है, उसी से जातिवाद पैदा होता है, बहुत सारी संकीर्णताएं पैदा होती हैं। एक विकासशील राष्ट्र में प्रेमचंद का साहित्य सबसे पहले हमें तमाम तरह की संकीर्णताओं से मुक्त करता है, हमारी सोच को वह विराट और विस्तृत करता है, स्त्रियों को देखने की दृष्टि परिवर्तित करता है। कैसे स्त्रियों को देखें, स्त्री अधिकारों को देखें। याद रखिए कि प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने पति की संपत्ति में पत्नी के अधिकार की बात की। अन्यथा पति की अगर मृत्यु हो गई असमय तो फिर पत्नी को कुछ नहीं मिलता था। अगर पुत्र हैं तो वह उन पर आश्रित हो जाती थी, और अगर पुत्र नहीं है तो जो अन्य लोग परिवार के होते थे वो संपत्ति पर काबिज हो जाते थे, उनकी हो जाती थी। और वह स्त्री जो पति के रहते मालकिन थी घर की, वह दासी की स्थिति में चली जाती थी। प्रेमचंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि पति की अगर कोई संपत्ति है तो पत्नी को उसका इस्तेमाल करने का भी हक होना चाहिए, और हर तरह का हक उसके पास होना चाहिए। यह उन्होंने लेख में भी लिखा, और यह उन्होंने अपने उपन्यास गबन जैसे उपन्यास में भी सरला रतन नाम के चरित्र के माध्यम से स्पष्ट किया। आज जब हम विकासशील राष्ट्र में प्रासंगिकता की बात कर रहे हैं, तब हम जानते हैं कि अब तो पिता की संपत्ति में पुत्री के अधिकार की बात है। कितने लोगों को मालूम है कि प्रेमचंद हिंदी के पहले लेखक थे जिन्होंने कहा था कि पिता की संपत्ति में पुत्री का अधिकार होना चाहिए। इसके लिए बाकायदा लेख लिखा प्रेमचंद ने, हंस में लिखा। आज हम लोग प्रसन्न होते हैं क्योंकि हम सब लोगों के घर में बेटियां हैं, सारी चीजें हैं, और हम सब अपनी बेटियों को लेकर चिंतित रहते हैं। और अगर हम अपनी बेटियों को लेकर चिंतित होते हैं, और अगर सचमुच चिंतित होते हैं, तो समझिए कि समाज बदल जाएगा। तमाम तरह के दुख अपने आप हट जाएंगे अगर सब लोग अपनी बेटियों के सुख की चिंता कर लें तो। क्योंकि किसी की बेटी ही दूसरे घर में बहू है ना। तो अगर वहां अपनी बेटी की चिंता करेंगे तो दूसरे की बेटी की चिंता स्वाभाविक रूप से उससे जुड़ जाएगी। हो नहीं पाता ये। इसको प्रेमचंद 1930 के दशक में देख रहे थे। अपने रचना काल के अंतिम दिनों में 1931 से 36 के दिनों में प्रेमचंद इसको देख रहे थे और बता रहे थे। और तब प्रेमचंद ने कहा था कि स्त्री की शिक्षा बहुत जरूरी है। और याद रखिए, जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय समाज है, वह हमारे जो आर्ष ग्रंथ हैं वहां स्त्री शिक्षा का कोई विरोध नहीं है। हम सब स्त्री, हमारे जितने आर्ष ग्रंथ हैं वो सब स्त्री शिक्षा के पक्षधर हैं। यह कालांतर में अन्यान्य कारणों से हुआ कि स्त्री शिक्षा बाधित हो गई थी। हम उस देश के लोग हैं जहां अलग से पहली बार स्त्रियों की शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं हुई। वो थी हमारे वहां, लेकिन पता नहीं किन किन कारणों से वो खंडित हुई। प्रेमचंद ने पुनः उसको
एक तरह से कहें जागृति पैदा किया इसको लेकर के, और आज वो बहुत जरूरी है। आज जब बेटियां डॉक्टर बन रही हैं, बेटियां प्रोफेसर बन रही हैं, बेटियां इंजीनियर बन रही हैं, जहाज उड़ा रही, क्या नहीं कर रही हैं, सेना में जा रही हैं, सब कुछ तो ये शिक्षा के बल पर हुआ है। और इसको और गति देने की जरूरत है, इसको और ज्यादा मजबूती के साथ कह सकते हैं कि आगे बढ़ाने की जरूरत है। और इसके सारे सूत्र प्रेमचंद के साहित्य में हैं, उनकी कहानियों में हैं, उनके उपन्यासों में हैं, और उनके निबंधों में हैं। वस्त्र को लेकर प्रेमचंद ने एक निबंध, एक टिप्पणी लिखी थी बहुत पहले। हुआ यह कि सलवार कुर्ता पहनने के नाते एक अंग्रेज अफसर ने जो है एक भारतीय महिला पर केस कर दिया था। उसको लेकर प्रेमचंद ने एक लेख लिखा, और इसको कई लोग अलग ढंग से देखते हैं। एक जगह एक विदुषी इसको थोड़ा पिछड़ेपन से भी जोड़ रही थी, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं देखता। उन्होंने साड़ी की प्रशंसा की, उन्होंने कहा कि हमारे पास तो जो वस्त्र है दुनिया में किसी के पास नहीं है, इस तरह का वस्त्र जो साड़ी और इसका वस्त्र। प्रेमचंद ने निबंध लिखा, कहे कि ठीक है सलवार कुर्ता सारी चीजें अच्छी हैं, वो उसका विरोध नहीं करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम उनसे कहीं अधिक उन्नत हैं कई मामलों में, वस्त्र विन्यास के मामले में, तमाम चीजों में हम लोग उनसे पीछे नहीं हैं। प्रेमचंद कोट का विरोध नहीं करते किसी चीज, लेकिन जब स्वदेशी की जरूरत पड़ी तो उन्होंने जाहिर है कि स्वदेशी के अंतर्गत विदेशी कपड़ों की होली का समर्थन किया, कहानियां लिखी, और हमारे महान राष्ट्र के लोगों ने किया, त्याग किया, अपने कोट अपने पैंट सब जला दिए लोगों ने, सारी चीजें। लेकिन इसका यह मतलब नहीं समझना चाहिए था कि पैंट कोट के विरोधी थे प्रेमचंद। वह उस वक्त की जरूरत थी यह बताने के लिए कि भारतीय किसी भी हद तक जाकर के अपनी आजादी को लेके रहेंगे, अपनी आजादी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उस आजादी की जो विरासत है उसको आज पहचानने की जरूरत है, और उसको पहचान करके हम लोगों को अपने इस महान राष्ट्र को आगे ले जाने की जरूरत है, ताकि हम विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आए। हमारे पास हमारे डॉक्टर्स के बल पर अमेरिका काम कर रहा है, हमारे डॉक्टर्स के बल पर पूरा यूरोप काम कर रहा है, हमारे इंजीनियर्स बाहर जाके काम कर रहे हैं, लेकिन हम अपने देश में उनका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम देखें तो प्रेमचंद के साहित्य से हमको यह प्रेरणा भी मिलती है कि इन लोगों का कोई योगदान इस देश के लिए होना चाहिए जहां उनके पूर्वज पैदा हुए, जहां जिस मिट्टी से उनकी पहचान है, इस मिट्टी से उनकी पहचान है, ये चीजें हैं। और भारतीयों में तो वो ताकत है, आप देख पा रहे हैं, पूरी दुनिया में देख पा रहे हैं कि ब्रिटेन में कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, अमेरिका में कोई राष्ट्रपति का उम्मीदवार है। तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे 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 कह सकते हैं भारतीय रक्त की जो तेजस्विता है वो है। प्रेमचंद इसकी पहचान अपने साहित्य में कर रहे थे। और आप देखें कि रंगभूमि जैसे उपन्यास में वो एक अत्यंत निर्बल व्यक्ति को नायक बनाते हैं, सूरदास को, जिसके पास आंखें नहीं हैं, जो जाति व्यवस्था में भी एक तरह से कह सकते हैं एकदम वंचित समुदाय में पैदा हुआ व्यक्ति है, दलित समुदाय में पैदा, भीख मांगकर जीवन जीता है, लेकिन उसके भीतर की जो ताकत है वो इतनी ताकत है कि औपनिवेशिक सत्ता उससे हिल जाती है, अंग्रेज और सामंत दोनों उससे हिल जाते हैं। ये बाद में बहुत सारे लोगों ने गांधी जी में देखा इन चीजों को, लेकिन सिर्फ गांधी जी तक का मामला नहीं था। यह एक विराट कल्पना थी कि इस राष्ट्र का जिसे आप सबसे कमजोर व्यक्ति समझते हैं वह भी राष्ट्र की उन्नति में सर्वोत्तम योगदान दे सकता है, बशर्ते कि उसके भीतर जो क्षमता है उस क्षमता का आह्वान किया जाए, उसे वो अवसर दिया जाए, वो चीज मिले। तो आज प्रेमचंद का साहित्य पढ़ते हुए सबसे जरूरी यह है कि सिर्फ हम ये न देखें कि प्रेमचंद आदर्श की बात कर रहे थे या किसकी, हम यह देखें कि प्रेमचंद किस तरह के भारत के निर्माण की बात कर रहे थे। वो कर रहे थे कि किसानों को कोई दुख ना हो, स्त्रियों को कोई दुख ना हो, है ना, किसी तरह की कोई वंचना ना हो, सबको शिक्षा का अधिकार मिले, सब लोग पढ़ लिख लें, है ना, सबको काम का अधिकार मिले, काम का अवसर मिले। कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसको यह दुख रहे कि उसे पढ़ने का अवसर नहीं मिला, उसे फला काम करने का अवसर न मिला, उसे अगर यह अवसर मिल जाता तो वह कोई बड़ी भूमिका निभा लेता। आप प्रेमचंद का गोदान पढ़ें, गबन पढ़ें, रंगभूमि पढ़ें, कर्मभूमि पढ़ें,
कोई उपन्यास उठा के पढ़ें, उनकी कहानियां उठा करके पढ़ें, आप देखें कि आपकी चेतना खुलती चली जाती है। नमक का दरोगा जैसी कहानी है, जिसको लोग आदर्शवाद की कहानी के रूप में पढ़ते हैं, हृदय परिवर्तन की कहानी के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन वो सिर्फ हृदय परिवर्तन की कहानी नहीं। कभी सोचना चाहिए कि जो स्मगलर उनकी नौकरी ले लेता है, अगर जब दरोगा जी उसका मैनेजर बनेंगे तो वो किन चीजों की हिफाजत करेंगे? आखिर वो हिफाजत तो उसी के उस व्यवसाय की करेंगे और रखेंगे। तो ये हृदय परिवर्तन का मामला नहीं है। प्रेमचंद ये समझा रहे थे कि यह जो सत्ता में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले लोग होते थे उस दौर में भी, या कभी उनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, उनको समझने की जरूरत होती है, और आम आदमी को इसे समझना चाहिए, जानना चाहिए, तब जाकर के चेतना का विस्तार होगा, चीजें खुलेंगी। ये जो छोटे बड़े का भेदभाव है, यह जो श्रेष्ठता और लघुता की बात है, प्रेमचंद इन सब का प्रत्याख्यान कर रहे हैं। और याद रखिए कि कोई राष्ट्र तभी विकसित राष्ट्र बनेगा जब वहां किसी प्रकार की कोई लघुता ग्रंथि नहीं होगी, जिसे हीन भावना कहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, वो नहीं होगा। किसी तरह की सुपीरियरिटी भी नहीं होनी चाहिए, किसी तरह का ये नहीं कि हम बहुत श्रेष्ठ हैं। अगर आप श्रेष्ठ हैं तो आपकी श्रेष्ठता मनुष्यता और राष्ट्र के काम आनी चाहिए। आपकी व्यक्तिगत श्रेष्ठता का कोई अचार डालेगा, क्या करेगा उसका? अगर आपकी श्रेष्ठता मनुष्यता और राष्ट्र के काम नहीं आती है तो वो अर्थहीन है। प्रेमचंद ये बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं। उस दौर में चूंकि आजादी की लड़ाई ही राष्ट्र का काम आना था, राष्ट्र के लिए काम आना था, तो वो चीज उस दौर में हुई, वहां हुई। तो इसी तरह से आज की तारीख में, चूंकि आज हम लोग प्रेमचंद को याद कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, कई बार आपके साथ प्रेमचंद पे चर्चा हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है, कभी अलग से करेंगे। लेकिन आज विकासशील राष्ट्र में प्रेमचंद को पढ़ने का आशय है राष्ट्र को समझना, राष्ट्र के लिए काम करना, मनुष्यता के लिए काम करना, स्त्री शिक्षा पर बल देना, किसानों की कह सकते हैं आर्थिक और तमाम तरह के सुधार पर बल देना, जो लोग वंचित रह गए हैं उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश करना। ये सब होगा तो हमें विकसित राष्ट्र होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि यह मानकर चलिए कि जो मेधा, जो तेजस्विता भारतीय रक्त में है वो अन्यत्र बहुत कम है, और इसको प्रेमचंद जानते थे, इसलिए रेखांकित कर रहे थे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिश्र जी को सुनेंगे, आगे बढ़ेंगे हम। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर। कमजोर वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ने की जरूरत पर आपने जिस तरह से बल देते हुए उनकी कहानियों का जिक्र किया, देश की वर्तमान कई ऐसी समस्याएं हैं जो पिछले 75 वर्षों में आर्थिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन और भिन्न परिवर्तनों से होकर गुजरी, पर दुर्भाग्य कि हमने कभी सीख नहीं ली। महाविद्यालयों में, विद्यालयों में साहित्य को पढ़ाया गया, लेकिन साहित्य का उद्देश्य शायद ही पूर्ण हो पाया हो। हमने पढ़ा, अंक प्राप्त किया कि साहित्य समाज का दर्पण होता है, पर साहित्य समाज के दर्पण का काम करे, हमने कभी ये सोच को आत्मसात नहीं किया। साहित्य समाज के हितार्थ रचा और गढ़ा जाता है, पर हमने कभी उसे भी समझने की कोशिश नहीं की। इसलिए शायद आज हमें ये विषय दोबारा सोचने, समझने और चर्चा करने के लिए बैठना पड़ रहा है। आपने जिस तरह से महिला वर्ग की बात की, महिलाओं के वस्त्रों की बात की और भिन्न प्रकार के विषयों को जो प्रेमचंद जी ने पहली बार उठाया, और वो तस के तस आज भी है। बहुत से विषय जो आपने रखे, लेकिन बहुत संक्षिप्त में एक ऐसा आलोचक दृष्टि से आपने विषय रखा जो आज इस विषय के लिए नितांत आवश्यक था। हम रुख करेंगे आदरणीय डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी तक का। डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी के बारे में मैं यही कहूंगा कि जिनके शब्द शब्द में सरस्वती का वास है, जिनके मुखारविंद में प्रेरणा की आस है, जिनके ज्ञान में वेद और पुराण हैं, जिनके अनुभवों में 7 समंदर अपार हैं, जिनका शब्दकोश आसमान सा अनंत और जिनका व्यक्तित्व स्वयं प्रकाशमान है, ऐसे डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जिनको सुनने के बाद लोग कुर्सी से उठते नहीं। मैं नासिक में एक कार्यक्रम कर रहा था, राहुल देव जी मुख्य अतिथि थे, विशिष्ट वक्ता के रूप में अगले सत्र में वेद प्रकाश जी की उपस्थिति थी। राहुल जी को मुंबई से
मुंबई में अगले कार्यक्रम के लिए शामिल होना था। बहरहाल उन्हें नासिक से 3.5 घंटे का सफर तय करना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि वेद जी आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि गाड़ी को थोड़ा तेज चला लिया जाएगा या कार्यक्रम में थोड़ा लेट पहुंचा जाएगा, लेकिन वेद को हम सुनकर जाएंगे। राहुल जी ने उन्हें सुनने के लिए अपना समय दिया और हुआ ये कि पूरा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राहुल जी निकले और अगले कार्यक्रम में भी शामिल हुए। तो ऐसे वक्ता हमारे बीच हैं जिन्हें सुनने के लिए देश का जो भी वेद प्रकाश जी को जानता है वो उपस्थित रह करके बैठकर सुनना चाहता है। मैं रुक करूंगा। भारतीय शिक्षा में प्रेमचंद के साहित्य को विशिष्ट स्थान दिया गया। ईदगाह कहानी हो या कक्षा 10वीं की सीबीएसई की बड़े भाई साहब हो, नादान दोस्त हो या अन्य कहानियां, लेकिन इनके पीछे की धारणा क्या रही और क्या शिक्षा व्यवस्था में वह बदलाव या वह जो सोच थी वो फुलफिल हो पाई, साकार हो पाई या नहीं, ये कई सवाल हैं। और जब डॉक्टर वेद प्रकाश जी उस पर अपनी नजर डालेंगे, जब वे उस पर बात करेंगे, तो मुझे लगता है कि विषय नई दिशा में जाकर एक निष्कर्ष के तहत आप तक पहुंचेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज इसका सब कुछ निष्कर्ष आ जाएगा। आपको एक नई सोच मिलेगी और एक नई सोच से एक नई शुरुआत हो सकती है। सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। सचमुच अत्यंत मौलिकता के साथ ये जो शुरुआत मुंशी प्रेमचंद जी की जयंती के अवसर के औचित्य को साध कर आपने प्रतिपादित करने की कोशिश की है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और साधुवाद व्यक्त करता हूं। 2-3 बुनियादी बातों को हमको समझना होगा। शिक्षा की नीति केवल समाज को, पीढ़ियों को शिक्षित करने के लिए नहीं होती। इस देश के अंतर्गत शिक्षा के नीति निर्धारण के इतिहास को अगर हम पढ़ें तो मैं श्रीवास्तव जी आजादी के पूर्व के इतिहास के घटनाक्रम में प्रवेशित नहीं होना चाहता, परंतु आजादी के तुरंत बाद संविधान परिषद ने शिक्षा के स्वरूपों के निर्धारण को लेकर के जो चर्चाएं की, उसको लेकर के जो अवधारणाएं भारतीय संविधान के अंतर्गत केवल अवतरित नहीं हुई, उद्धृत हुई और अधोरेखांकित भी हुई, उनको लेकर पहला हिंदुस्तान का एजुकेशन कमीशन डॉक्टर राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में बना। मैं उस रिपोर्ट को रवि जी मील का पत्थर मानता हूं। आजाद हिंदुस्तान की संरचना के अंतर्गत, आजाद हिंदुस्तान के निर्माण की दृष्टि से, आजाद हिंदुस्तान के स्वरूप निर्धारण की दृष्टि से जो बुनियादी बात संविधान परिषद ने कही थी, 3 प्रश्न संविधान परिषद ने अपने सामने रखे, उनके उत्तर दिए और उन उत्तरों को उत्तरदायित्व के साथ एक स्वरूप देने का काम राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट के अंतर्गत हुआ। मैं उसको पहले स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि आजादी के बाद की शिक्षा की नीति की शुरुआत वहां से होती है। संविधान परिषद ने पहला प्रश्न रखा था कि व्हाई एजुकेशन, शिक्षा क्यों, फॉर हुम एजुकेशन, शिक्षा किसके लिए, एंड टू व्हाट पर्पस एजुकेशन, किस गंतव्य की प्राप्ति के लिए। मैं पुनः स्मरण कराना चाहता हूं कि इनके उत्तरों का जो स्थापत्य रूप संविधान परिषद के डिबेट्स के अंतर्गत दीख पड़ता है, मैं धृष्टता नहीं कर रहा, उस पर प्रेमचंद जी के साहित्य की छाप मुझे नजर आती है। शिक्षा क्यों, पहला उत्तर दिया गया, शिक्षा नॉट फॉर लिविंग और लाइवलीहुड बट फॉर लाइफ। आप विचार करिए, बड़े भाई साहब के कथानक को रिकॉल करिए और उसके अंतर्गत दीख पड़ने वाला जो संदेश है, वह संदेश कदाचित सीधे इसके साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है
कि शिक्षा नॉट फॉर लाइवलीहुड, जीवन यापन के लिए शिक्षा नहीं, महज आजीविका के लिए शिक्षा नहीं, संपूर्ण जीवन के निर्धारण को एक दिशा निर्देश देते हुए उसके उन्नयन के लिए शिक्षा। यह हमारा पहला गंतव्य निर्धारित है। और इस गंतव्य निर्धारण के अंतर्गत जिस पृष्ठभूमि को मैं प्रेमचंद जी के साहित्य में देखता हूं, उसमें मुझे बड़े भाई साहब अपने आप नजर आने लगते हैं। एजुकेशन फॉर हुम? एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। तात्पर्य किस बात पर खड़ा है? शिक्षा को लेकर कहीं किसी प्रकार का डिफरेंशिएशन, डिमार्केशन, मार्जिनलाइजेशन, इसके लिए कोई जगह नहीं है। जिसके अंतर्गत स्त्री शिक्षा, इसकी संकल्पना को लेकर के प्रेमचंद जी ने जो एक अभूतपूर्व संकल्पना का निर्धारण किया, इस प्रश्न की पृष्ठभूमि के अंतर्गत और उसके उत्तर के अंतर्गत पुनः मुझे मुंशी प्रेमचंद जी के उस कथानक की छाप नजर आती है। तीसरा, व्हाट पर्पस एजुकेशन? व्हाट पर्पस एजुकेशन का अगर हम स्थापत्य रूप देखें तो मैं पुनः आपको शिक्षा की उस व्याख्या की ओर ले जाता हूं जो स्वामी विवेकानंद ने प्रतिपादित की, और जिसकी पृष्ठभूमि में भी अगर हम जोड़ करके देखें तो मुझे मुंशी प्रेमचंद जी की धारणा के साथ उसका जुड़ाव नजर आता है। उस प्रश्न का उत्तर क्या था रवि जी? उस प्रश्न का उत्तर यह था कि व्हाट इज एजुकेशन? Education will be required for manifestation of the perfection already present in man. मनुष्य के अंतर्गत अंतर्निहित पूर्णता को प्रतिपादित करने का माध्यम शिक्षा होगी। बट व्हाट पर्पस एजुकेशन? क्योंकि अगर इस व्याख्या की ओर हम दिशा निर्देश करें तो निश्चित तौर पर स्वामी विवेकानंद जी ने रिलीजन की भी व्याख्या इन्हीं शब्दों के अंतर्गत की। दो व्याख्याओं के अंतर्गत अत्यंत सादा, अत्यंत आप देखेंगे वो एक दूसरे की प्रतिछाया नजर आती है। रिलीजन की व्याख्या करते हुए स्वामी जी कहते हैं, रिलीजन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिविनिटी ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। और शिक्षा को लेकर के कहते हैं कि इट इज द प्रोसेस फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन। इन दोनों को जोड़ करके आप देखें तो कदाचित जो बात प्रेमचंद जी प्रतिपादित करना चाहते थे कि मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन प्रेजेंट इन मैन विच इज बियॉन्ड डिमार्केशन, बियॉन्ड डिफरेंशिएशन, बियॉन्ड एनी डिस्क्रिमिनेशन, ये जो बुनियाद प्रेमचंद साहित्य के अंतर्गत है, फिर चाहे वो गबन के अंतर्गत दीख पड़े, चाहे कफन के अंतर्गत दीख पड़े, चाहे ठाकुर के कुएं में दीख पड़े, या मैं कहना चाहता हूं दूध का दाम में दीख पड़े, जिन व्यवस्थाओं को, जिन मूल्यों को प्रेमचंद जी प्रतिपादित करते हैं वे यहां इस उत्तर के अंतर्गत अंतर्निहित नजर आती हैं। और इसलिए मैं अत्यंत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि शिक्षा के प्रारूप का यह जो 3 उद्देश्यों के साथ चलने वाली व्यवस्था थी, जिसके पर्पस को अगर हम देखें तो वो पर्पस यही कहे गए जो स्वामी जी ने कहे थे। द पर्पस ऑफ एजुकेशन देयरफॉर विल बी ए मैन मेकिंग, मनुष्य की निर्मिति होगी, कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र का निर्माण होगा, मनुष्य और चरित्र के निर्माण से जो तीसरा गंतव्य पूरा होगा वह राष्ट्र का निर्माण होगा। राष्ट्र के निर्माण की भौतिक संकल्पना ही प्रेमचंद जी के लिखान के अंतर्गत अंतर्निहित नहीं है। राष्ट्र और समाज की नैतिक उन्नयन की भी जिम्मेदारी का प्रमेय प्रेमचंद जी इंगित करते हैं। और इसलिए जिस मैन मेकिंग की बात हमारी अवधारणा स्वीकार करती है, जिस कैरेक्टर बिल्डिंग की अवधारणा हमारा शिक्षा का गंतव्य स्वीकार करता है, और जिस नेशन बिल्डिंग की बात शिक्षा के गंतव्य का एक प्रारूप हमारी आंखों के सामने उभरता है, हम विचार करके देखें इन तीनों की व्यावहारिकता का स्वरूप प्रेमचंद जी के साहित्य के अंतर्गत हमें पल दर पल निश्चित तौर पर दिख पड़ता है। ये उस साहित्य की उपादेयता केवल शिक्षा के पाठ्यक्रम के अंतर्गत होने की नहीं है। शिक्षा के गंतव्य और शिक्षा के मंतव्य का निर्धारण जो भारतीय संविधान परिषद संविधान के अंतर्गत करती है, और संविधान के अंतर्गत होने वाली इन तमाम विधाओं का व्यावहारिक स्वरूप निर्धारण की प्रक्रिया पहली एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट के अंतर्गत जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी रिपोर्ट के अंतर्गत दिख पड़ता है, वो हमारी शिक्षा का निर्धारण है। और इसलिए मैं बुनियादी तौर पर पहला प्रमेय जो रखना चाहता हूं वो ये
कि प्रेमचंद जी के साहित्य की छाप या प्रेमचंद जी के साहित्य ने खड़े किए गए प्रश्न या प्रेमचंद जी के साहित्य के माध्यम से मौलिक प्रश्नों के ऊपर में जो उत्तरदायित्व का वहन का भाग है वह इन सारे संदर्भों के अंतर्गत पूर्ण रूपेण प्रतिपादित होता हुआ दिख पड़ता है। तात्पर्य क्या है? शिक्षा केवल प्राइस का निर्माण न करे, शिक्षा वैल्यू का निर्माण करे, यह उसका मुख्य भाग है। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात जब हम करते हैं तो केवल कहानियों और कथानकों के माध्यम से मॉरल स्टोरी और मॉरल संदेश देने के लिए वे केवल महज नहीं होते। उनके पीछे की भूमिका, उनके पीछे का कारण और उनके सामने उत्तरित होने की जो पृष्ठभूमि है वो बहुत गहरी और बहुत व्यापक है। और इसलिए मैं बुनियादी तौर पर कहना चाहता हूं कि पहले राधाकृष्णन कमीशन रिपोर्ट के माध्यम से प्रतिपादित होने वाली शिक्षा नीति और वहां से सीधा अगर मैं 1986 से लेकर अब अगर 2020 के शिक्षा नीति तक आ जाऊं, इस कालांतर के अंतर्गत बसने वाली सफलताओं और विफलताओं के ऊपर में मैं दृष्टिक्षेप नहीं करना चाहता। आप विचार करें, 1952 के अंतर्गत जिस शिक्षा नीति का हम प्रतिपादन करते हुए हमने उसे अमली जामा पहनाया, 1986 की शिक्षा नीति के ऑब्जेक्टिव जो हमने रखे और 2020 की शिक्षा नीति के हमने जो ऑब्जेक्टिव्स रखे, जिन अवधारणाओं की हकीकत में निर्मित की जिम्मेदारी शिक्षा के माध्यम से हम करना चाहते हैं, करना चाहते थे और करना चाहते रहेंगे, ये अवधारणाएं डिमार्केशन, ये अवधारणाएं डिफरेंशिएशन, ये अवधारणाएं रेस्ट्रिक्शन, ये अवधारणाएं शोषण, ये अवधारणाएं अलगाव, इन सारी वस्तुस्थितियों से आगे निकलकर केवल आजीविका की शिक्षा न देते हुए जीवन की दायिनी शिक्षा होनी चाहिए, इसी प्रमेय को वो अधोरेखांकित करती है। इनका क्रियान्वयन कैसे होगा, मैं 4 बुनियादी बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर संकेत के तौर पर आप देखें तो तमाम उद्धरणों, तमाम पात्रों, तमाम कथानकों के माध्यम से, चाहे वो नमक का दरोगा हो, चाहे वो पंच परमेश्वर हो, चाहे वो 2 बैलों की कथा हो, चाहे वो बड़े भाई साहब हो, चाहे वो ईदगाह हो, चाहे वो ठाकुर का कुआं हो, चाहे वो कफन हो, चाहे वो दूध का दाम हो, ये केवल हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में मैं इसलिए इनकी गणना नहीं कर रहा हूं। अगर आप नाटक की ओर दृष्टिक्षेप करें तो चाहे वो संग्राम हो, संग्राम के अंतर्गत बसने वाला भाव, चाहे वो करबला के अंतर्गत अंतर्निहित संदेह हो, चाहे आप प्रेम की वेदी इस नाट्य विधा के अंतर्गत व्यक्त की गई हो भावना हो। अगर उपन्यासों के चित्रण के साथ में हम देखें तो सेवा सदन के अंतर्गत बसने वाला, अंतर्मन को छू लेने वाला चित्र, गोदान के माध्यम से प्रतिपादित की जाने वाली समस्या और समस्याओं का निदान, रंगभूमि जिसका जिक्र आदरणीय बंधुवर ने किया, रंगभूमि, कर्मभूमि, इन सारी वस्तुस्थितियों के अंतर्गत सामाजिक शोषण को लेकर, दयनीयता को लेकर, समाज के पिछड़े हुए वर्गों को लेकर किया गया संक्षिप्त संदेश, और अगर उसी के अंतर्गत निर्मला और गबन इनको जोड़ करके हम पढ़ें तो हमारी आंखों के सामने दृष्टि निर्देश का एक साफ सुथरा चित्र नजर आता है, जिसके क्रियान्वयन के लिए हमें इसका अंतर्निहित स्वरूप ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन में अपने आप दिख पड़ता है, साफ दिख पड़ता है। आप विचार करिए, दुनिया के अंतर्गत डिफरेंशिएशन के कभी भी आधार संवैधानिक तौर के ऊपर में डिफाइंड नहीं है। आप दुनिया के लिखित संविधानों का अध्ययन कर लीजिए, परंतु निश्चित तौर के ऊपर में रवि जी, ये मेरी धारणा है कि प्रेमचंद जी के साहित्य के तमाम उन स्वरों के कारण हिंदुस्तान के संविधान के अंतर्गत और हिंदुस्तान के संविधान की उस आर्टिकल के कारण शिक्षा के उद्देश्यों में एजुकेशन फॉर ऑल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के आइडियल एक्ट के अंतर्गत जो बात निर्धारित की गई, जो सारे शिक्षण क्षेत्र पर लागू होती है, एजुकेशन फॉर ऑल की व्याख्या की गई। परंतु एजुकेशन फॉर ऑल की व्याख्या के अंतर्गत जो बात कही गई, मैं उसकी ओर इशारा करना चाहता हूं, क्योंकि वहां प्रेमचंद की छाप है। एजुकेशन शैल बी ओपन फॉर ऑल एंड शैल नॉट बी डिनाइड। अब यहां से आप गिनती शुरू करिए, एंड शैल नॉट बी डिनाइड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, color, religion, faith, belief, modality of worship, occupation,
वोकेशन, ट्रेड, कॉमर्स, कॉलिंग एंड जियोग्राफिक लोकेशन। आप विचार करिए, इन 17 संकेतों को आप कोशिश करके लोकेट करिए, आप पाएंगे कि जितने 17 संकेत इलस्ट्रेटिव तौर के ऊपर में उस आर्टिकल के अंतर्गत अंतर्निहित हुए, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके बीच एक कथन कह रहा हूं कि प्रेमचंद जी के कहानी, उपन्यास, नाटक, इन सारी वस्तु स्थितियों के अंतर्गत पात्रानुरूप इनका कोरिलेशन हमें और आपको मिलता है। ये प्रेमचंद साहित्य की छाप इस रचनात्मक बुनियाद के ऊपर में खड़ी हुई है। और इसके जब हम ये कहते हैं कि प्रेमचंद की अमुक कहानी अमुक पाठ्यक्रम में डाल करके उसका इंपैक्ट क्या पड़ा, अरे शिक्षा की पूर्ण दिशा के ऊपर में अगर इंपैक्ट है तो वह प्रेमचंद के साहित्य का है। ये कहने में मुझे न कोई झिझक होती है न अड़चन होती है। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, हमारा संकेत शिक्षा के दिशा निर्देश को लेकर अगर हम 2020 की शिक्षा नीति का 66 पेज का डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्टिव से ही शुरू करें, मैं 4 प्रमुख बातों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पहला, क्या ये हमारी अपेक्षा नहीं कि व्यष्टि से समष्टि की ओर हमारा दिशा निर्देश हो? बिल्कुल औचित्यपूर्ण है। क्या ये सच नहीं कि हम सांस्कृतिक चेतना और इसकी धरोहर को निश्चित तौर पर प्रिजर्व करना चाहते हैं? क्या ये सच नहीं कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थी चेतना में करुणा का निर्माण होना चाहिए? केवल सहानुभूति से गुजारा नहीं होता, समानुभूति इसकी आवश्यकता है। संवेदनशीलता क्या शिक्षा का स्थायी भाव नहीं होना चाहिए? और क्या नैतिक मूल्यों का प्रतिपादन समाज के उन्नयन का कारण नहीं बनता? ये 5 वस्तु स्थितियों का प्रतिपादन जो है, आप विचार मानिए, ये हमारे शिक्षा के दिग्दर्शन की प्रमुख भूमिकाओं को अंतर्निहित करते हुए मानो इस दिशा निर्देशों के तहत शिक्षा का स्वरूप निर्धारित होना चाहिए, इस बात पर बल देता है और शिक्षा को उस निर्धारित करने की बाध्यता पर हमें ला करके खड़ा कर देता है। प्रेमचंद जी ने स्वतः अपने एक लेख के अंतर्गत एक बात कही जिसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि मैं उसके माध्यम से अपनी विषयावली की ओर लेकर के आगे चलूंगा। प्रेमचंद जी का उद्धृत वाक्य है, समाज के आगे चलने वाली मशाल यह शिक्षा है। समाज के आगे चलने वाली, समाज की वर्तमान स्थिति से आगे का प्रत्यंतर, आगे का परिवर्तन, ये शिक्षा तय करती है। शिक्षा अतीत के गर्भ के संदर्भों को लेकर चलती है, वर्तमान के उत्तरों को उत्तरदायित्व के साथ में निभाने की बात करती है, परंतु भविष्य की निर्मिति का आधार केंद्र जब शिक्षा बनती है। इसी कारण प्रेमचंद जी अपने लेख में कहते हैं कि सचमुच समाज के आगे चलने वाली कोई अगर मशाल है तो वह शिक्षा है। मैं पूछना चाहता हूं, आप 2020 के डॉक्यूमेंट के अंतर्गत जिस अभिप्रेत समाज की संरचना व्यष्टि से समष्टि की बात जो जब वो करता है, सांस्कृतिक चेतना, विरासत और धरोहर की बात वो करता है, जब वो करुणा और कारुण्य की बात करता है, जब वह संवेदनशीलता के अभाव को संवेदन पूर्णता की ओर लेकर के जाना चाहता है, जहां पर वह सहानुभूति से समानुभूति की ओर अपना जोर देता है, और जहां पर नैतिक मूल्यों के ऊपर में अत्यंत प्रबल के साथ उनके प्रतिपादन और उनके अनुकरणीयता पर वह प्रकाश डालता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये 5 वस्तु स्थितियां इस बात को प्रमाणित नहीं करती जिसको लेकर के प्रेमचंद जी ने कहा था यही समाज के आगे चलने वाली मशाल है? क्योंकि समाज का स्वरूप किस प्रारूप के अंतर्गत परिवर्तित होना चाहिए, ये उसके 5 आयाम है, और यही 5 आयाम हिंदुस्तान की 2020 की शिक्षा नीति की समाज निर्मिति के आगे चलने वाली मशाल का काम करती है, जिसके आलोक में समाज को अपने आप को निर्धारित करना होगा। मशाल केवल चेतना का कारण नहीं है, मशाल केवल चेतना का प्रतीक नहीं है, मशाल रोशनी का प्रतीक है, मशाल आलोक का प्रतीक है। उस आलोक में समाज को अपने आप को लेकर के चलाना होगा, और समाज उस दृष्टि से चलायमान बने, गतिशील बने, प्रगतिशील बने, मूल्यों का जतन करने वाला बने, समष्टि में व्यष्टि की तलाश करे, अत्यंत भौतिकता के अंतर्गत स्वार्थ केंद्रता के पड़ाव के ऊपर में जहां पीढ़ियां आकर के खड़ी हो गई हैं,
समाज का कारुण्य वहां से पैदा नहीं हो सकता। समाज के अंतर्गत बसने वाला समभाव वहां से पैदा नहीं होता। समाज के अंतर्गत अभिप्रेत इक्विटी और इक्वालिटी वहां से निर्मित नहीं होती। और इसलिए इन मूल्यों को प्रतिपादित करने के लिए आपको उदाहरण लगेंगे, आपको दिशा निर्देश लगेंगे, आपको इलस्ट्रेशंस लगेंगे। और जब ये आपको इलस्ट्रेशंस लगेंगे तो आपको निश्चित तौर के ऊपर में इन सारे इलस्ट्रेशंस की तलाश के अंतर्गत सिवा प्रेमचंद के अलावा आपको शायद दूसरा कालजयी साहित्य उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं अत्यंत दावे के साथ में कहता हूं रवि जी, प्रेमचंद केवल कालजयी नहीं थे, प्रेमचंद्र व्यावहारिक दृष्टि से सार्वकालिक थे, इसलिए प्रेमचंद कालजयी है। प्रेमचंद केवल महज नैतिकता की काल्पनिक संकल्पना की पृष्ठभूमि नहीं रखते। श्रीवास्तव जी ने अत्यंत नमक के दरोगा के अंतर्गत बसने वाला जो चित्रण प्रस्तुत हुआ है अभूतपूर्व है। वह केवल मानसिक दुरावस्था और मानसिक उन्नयन का प्रतीक नहीं है, सुविधाओं के अंतर्गत बसने वाली दुविधा, और दुविधा भी सुविधा के रूप में प्रतिपादित हो, इस वस्तुस्थिति का चिंतन है। देयर विल बी अ डायलेमा, पर डायलेमा को जुडिशियस तरीके से निपटा पाना सबके लिए संभव नहीं है। इसलिए जुरिडिकल तरीका, उस अंतर्मन के अंतर्गत बसने वाली विधा को दूर करने का चित्रण वहां पर प्रतिपादित होता है। इतनी बारीकियों के साथ में, इतने मौलिकता के साथ में उन्होंने जो चित्र प्रतिपादित किए, वह केवल वर्तमान के निर्देशांक नहीं है, वो भविष्य की पृष्ठभूमि है। वो केवल आने वाले आजाद हिंदुस्तान का तरीका कैसा और सलीका कैसा होना चाहिए इसका इशारा नहीं है। ह्यूमैनिटी बेस्ड सोसाइटी कैसी होगी, कल्याण, मानवीय कल्याण बेस्ड सोसाइटी कैसी होगी, जिस वेलफेयर स्टेट की संकल्पना हम करते हैं और हमने संविधान में की, उस वेलफेयर स्टेट की संकल्पना के अंतर्गत बसने वाले वे सारे स्वर जिनका कोई स्थान नहीं होना चाहिए, इनका सटीक चित्रण प्रेमचंद जी ने किया। और इसलिए अगर मैं ये कहूं कि शिक्षा भी तो वेलफेयर स्टेट की निर्मिति का एक बहुत बड़ा केंद्र बिंदु है और एक बहुत बड़ी मोडालिटी है, उस मोडालिटी का अगर संगोपन कहीं होता हुआ दिख पड़ता है तो हमें प्रेमचंद जी के साहित्य के अंतर्गत दिख पड़ता है। प्रश्न अब केवल इतना हमारी आंखों के सामने खड़ा होता है कि आप विचार करें, इस सारी वस्तुस्थिति को रखने के बाद भी क्या हम उन गंतव्यों को प्राप्त कर पा रहे हैं जिन्हें हमने तय किया था, जो हमारे लिए तयशुदा होने चाहिए थे। ये सच है कि हमारी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इन सारी वस्तुस्थितियों के रूपांकन के बावजूद भी हमें जो अभिप्रेत है उस प्राप्ति से हम अभी दूर हैं। उसका कारण कदाचित हमारा वह कॉन्फ्लिक्ट जो प्रेमचंद जी ने अधोरेखांकित किया, आज भी इसी कॉन्फ्लिक्ट के बीच हम और आप बंधे हुए अपने आप को महसूस करते हैं। अगर एक विद्यार्थी के नाते प्रेमचंद जी को पढ़ करके शिक्षा के संदर्भ में मेरे जहन में जो बात आई, जिसका जिक्र मैंने प्रारंभ के अंतर्गत किया, कि शिक्षा को प्राइस और वैल्यू इन दोनों को बैलेंस करते आना पड़ेगा। हम प्राइस और वैल्यू को इंटरचेंजेबली उसका इस्तेमाल करते हैं, यही हमारा सबसे बड़ा अवरोध है। कदाचित प्रेमचंद जी ने प्रतिपादित किया, इस बात को हमें समझना होगा और शिक्षा नीति के अमलीकरण के अंतर्गत उस इंस्ट्रूमेंट को जिस गंतव्य की प्राप्ति के लिए वापरा जाना चाहिए और उसकी फलश्रुति उस रूप में होनी चाहिए, ये डिफरेंशिएशन हमारी समझ के लिए अत्यंत आवश्यक है। प्राइस और वैल्यू एक नहीं है। वैल्यू वही है जो बेशकीमती है या जो प्राइसलेस है। प्राइस की मर्यादा के आगे वैल्यू खड़ा होता है। एजुकेशन फॉर प्राइस एक हिस्सा है, पर एजुकेशन फॉर वैल्यू उसका दूसरा हिस्सा है। देयरफॉर एजुकेशन केवल प्राइस के लिए अगर होगा तो हम जिस समाज की संरचना की कल्पना करते हैं वो कभी निर्मित नहीं होगा। लेकिन एजुकेशन प्राइस के दामन को थामे हुए जब वैल्यू के आंचल को साथ ले लेता है, तब प्रेमचंद को अभिप्रेत समाज रचना का, वह कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का आधार पूर्ण होते हुए दिखने की संभावना दिख पड़ती है, जिसे हम और आप आज भी संकल्पना के आधार पर लेकर के चलना चाहते हैं। और इसलिए मैं पुनः लौट करके आता हूं कि अल्टीमेटली एजुकेशन
किस समाज की संरचना चाहता है? 4 वैल्यूज की समाज की संरचना एजुकेशन चाहता है। वह समाज जो समानता पर चले, वह समाज जो समता के साथ ममता की गोद में पले और पनपे, वह समाज जो किसी प्रकार का दुर्भाव न रखे, वह समाज जो केवल इक्वालिटी की बात करते हुए इक्वानिमिटी तक जाने का प्रयास करे, वह समाज जो अपनी व्यष्टि को संभाले हुए समष्टि की संकल्पना को उजागर करने के लिए लालायित हो, वह समाज जो करुणा के साथ समानुभूति और सहानुभूति के दायरों के साथ चल पाए, वह समाज जो अपने सांस्कृतिक परिवेश को अपनी गोद में लेकर के चल सके, वह समाज जो नैतिकता के मूल्यों का स्थापत्य भाव स्वीकार करते हुए पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें सहजता के साथ ट्रांसफर, जिस तरीके से खिलाड़ी मैदान में बैटन ट्रांसफर करते हैं, बैटन ट्रांसफर इज ऑल्सो द पर्पस विद द एजुकेटेड, लिटरेट एंड इमेंसिपेटेड माइंड इज रिक्वायर्ड टू डू। अगर मैं समझ पाया, हम केवल एजुकेटेड माइंड तैयार करके शिक्षा के माध्यम से सामाजिक उन्नयन के दिशा को पूर्णता तक नहीं ले जा पाएंगे। यह हमें समझना होगा। हमें निश्चित तौर के ऊपर में कुछ आमूल चूल परिवर्तनों के साथ ही हमें चलना होगा। केवल पाठ्यक्रम के अंतर्गत मूल्यों को प्रतिपादित करने के लिए प्रेमचंद जी की रचनाओं का समावेश नाकाफी है। प्रेमचंद जी के संदेश का व्यावहारिक आकलन, प्रेमचंद जी के संदेश का व्यावहारिक क्रियान्वयन और इस क्रियान्वयन की महती और महत्व, इसका प्रतिपादन निश्चित तौर के ऊपर में हमें करना होगा। आप मान करके चलिए, सिलेबस इज नॉट, पाठ्यक्रम केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, पाठ्यक्रम केवल पढ़ाने के लिए नहीं होता, पाठ्यक्रम मन के दरवाजों को खोलने के लिए होता है। पाठ्यक्रम दिमाग की खिड़कियों के अंतर्गत प्रकाश का भाव सहजता के साथ आए और जाए, उसके लिए होता है। पाठ्यक्रम हमें निश्चित तौर पर केवल आजीविका के लिए तैयार न करे, जीविका के साधनों के लिए तैयार न करे, पाठ्यक्रम हमें जीवन के लिए तैयार करे। और जब पाठ्यक्रम जीवन के लिए तैयार करने के लिए लालायित हो जाता है, विश्वास मानिए, एक अभिप्रेत समाज की संरचना हमारे मुहाने पर आकर खड़ी हो जाती है। एक अभिप्राय इसके अंतर्गत बसा हुआ है। हम नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं, परंतु इन नीतियों के निर्धारण के अंतर्गत जब उनका व्यावहारिक परिवर्तन एक्शन प्लान के साथ, उनके इंप्लीमेंटेशन के साथ प्रतिपादित होगा, निश्चित तौर पर आप मान करके चलिए, तब प्रेमचंद केवल पढ़ने और पढ़ाने के विषय न रहकर प्रेमचंद अनुकरण के विषय हो जाएंगे, अनुसरण के विषय हो जाएंगे। और जब वे अनुकरण और अनुसरण के विषय हो जाएंगे, विश्वास मानिए, शिक्षा नीति जिस अभिप्राय को लेकर, जिस उद्देश्यों को लेकर निर्धारित हुई है, उसकी पूर्णता हमें अल्पकाल के अंतर्गत दिख पड़ेगी। प्रेमचंद महज पढ़ने के विषय नहीं है, प्रेमचंद गढ़ने का विषय है, ये मैं कहना चाहता हूं। प्रेमचंद हमने बहुत पढ़ लिया, अब प्रेमचंद के माध्यम से समाज गढ़े, ये प्रेमचंद के साहित्य की अपेक्षा है। उसकी उपेक्षा महंगी पड़ी, उसकी अपेक्षा महंगी पड़ रही है और उसकी उपेक्षा हमेशा महंगी पड़ती रहेगी। इस उपेक्षा को अपेक्षा पूर्ति के लिए इस्तेमाल प्रामाणिकता से किया जाए, यही कदाचित प्रेमचंद जी के स्मरण और संस्मरण को वास्तविक आदरांजलि होगी। नई शिक्षा नीति, नई शिक्षा नीति 1986 की शिक्षा नीति और 1950-52 की शिक्षा नीति मेरी दृष्टि में प्रेमचंद जी के तमाम मूल्य व्यवस्था के प्रतिपादन को लेकर के चलती आई है। कदाचित उसके अनुसरण में कहीं कमजोरी रह गई, उस अनुसरण की कमजोरी, उस अनुकरण की कमजोरी, ये अगर दूर की जाए और हमें और आपको मिलकर उस दृष्टि से रचनात्मकता के आधार पर, इंप्लीमेंटेशन के आधार पर इन चीजों का कहीं न कहीं प्रमेय स्थापित करना होगा, उसी के अंतर्गत आशा का केंद्र बिंदु दिखाई पड़ता है। आज के लिए रवि जी इतना ही, आगे मिलेंगे, चर्चा करेंगे, व्यापकता के साथ विचार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभारी हूं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी। जिस तरह से भिन्न कहानियों, उपन्यासों और निबंधों और नाटकों के जिक्र के माध्यम से आपने उदाहरणों के साथ में
भारतीय शिक्षा नीति और प्रेमचंद जी के बारे में बताया। वो तमाम कहानियां जो सिलेबस में डाली गई है, पाठ्यक्रम में रखी गई हैं, चाहे फिर वो बड़े भाई साहब का उल्लेख क्यों ना हो। बड़े भाई साहब बार बार चर्चा में आता है कि लेखक ने शिक्षा के भिन्न तौर तरीकों पर व्यंग्य किया है। लेखक के अनुसार आजकल विद्यार्थियों को जो कुछ पढ़ाया जा रहा है उनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। इस पर न जाने कितने रील्स बन रहे हैं कि मास्टर साहब आपने जो स्कूल में पढ़ाया था वो जीवन में कहाँ काम आ रहा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो बदलाव पर आपने बात की, और यदि वो बदलाव समाज में अंगीकृत कर लिए गए तो बहुत से सकारात्मक परिणाम दिखाई देंगे। मुंशी प्रेमचंद का कहना है कि शिक्षा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें व्यक्ति न सिर्फ आजीविका ग्रहण करने में सक्षम बने बल्कि मानवीय मूल्यों को ग्रहण करे, ताकि एक बेहतर समाज और राष्ट्र की कल्पना हो सके। आप दोनों वक्ताओं ने जिस तरह से विषय को रखा, कई प्रश्न थे लेकिन प्रश्नों को यहां पर स्थान ही नहीं, क्योंकि प्रश्न के उत्तर अपने आप पहले ही आ चुके हैं। आप दोनों वक्ताओं का मैं द न्यू भारत के पटल से विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े, जिसमें राजेंद्र मिश्र जी, हरिओम पाल जी, सत्येंद्र प्रसाद सिंह, विनीता सिंह, अजय पाठक जी और प्राणेंद्र नाथ मिश्र जी, जो इनकी लगातार टिप्पणियां आ रही थी, उन टिप्पणियों से पता चल रहा था कि ये विषय लोग सुनना चाहते हैं। ऐसे विषयों पर लोगों को मंथन की आवश्यकता है। विषय ये है कि इन्हें पटल उपलब्ध नहीं हो पा रहे। ऐसे विषय जिन पर लगातार चर्चा है, सिर्फ विश्वविद्यालय में एक वार्षिक व्याख्यान नहीं हो, किसी एक विभाग में कोई एक वार्षिक या मासिक कार्यक्रम ना हो, बल्कि इनमें नियमितता आ जाए, इनको एक रेगुलरिटी दे दी जाए, मुझे लगता है उसके बाद बहुत कुछ देखने को मिलेगा। हम द न्यू भारत परिवार और पटल की ओर से आदरणीय प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव जी और डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्र जी, आप दोनों की व्यस्तताओं को सलाम करते हुए, आप दोनों की व्यस्तता को ध्यान में रखते हुए फिर भी आपने जो समय दिया, इस हेतु पटल की ओर से आभार मानते हैं। और कल शाम प्राणेंद्र नाथ मिश्र जी कोलकाता से और सत्येंद्र प्रसाद सिंह जी नागपुर से इसी कार्यक्रम में जुड़ेंगे और बात करेंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए आपसे अलविदा, विदा ले रहे हैं, लेकिन कल शाम फिर बैठेंगे। एक बार पुनः आज के हमारे दोनों तेजस्वी वक्ताओं, दोनों ऐसे वक्ता जिन्होंने विषय पर बहुत अच्छी तरह से प्रकाश डाला, मौका लगने पर यदि आप सुन रहे हैं और आपकी टिप्पणियां आती हैं तो हमें जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।